जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सबसे पहले तो धनतेरस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार को। और आज है 29 ऑफ अक्टूबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। सो आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। प्लस यूपीपीसीएस, बीपीएससी और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इन तीनों एग्जामिनेशन के पेड बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और ये ज्ञान सर के स्पेशल बैचेस हैं। और इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, या नए बैच की जानकारी भी आपको इन नंबर पर मिल जाएगी। और ये स्पेशल बैच है ज्ञान सर का, जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर यहां पर तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल है, जिनको आप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करिएगा, यहां पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड प्रॉपर अपडेट जो है वो आपको मिलेंगी। सो आज कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज तो कॉपर प्लेट की डिस्कवरी एक हुई है, यानी कि कॉपर प्लेट पे कुछ इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, यानी कि शिलालेख पाए गए हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है कि आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से इस प्रकार के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में अक्सर आ जाते हैं, तो कुछ फैक्ट्स हम लोग जानेंगे यहां पर। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से रिलेटेड आएगा ही आएगा क्वेश्चन, स्टेट पीएससी ज्यादा पूछती है इस प्रकार के क्वेश्चंस। फिर सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को लेकर एक डिबेट है, एक अच्छा आर्टिकल है धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद पर, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना है हम लोग को, क्योंकि हम लोग जो है वो टारगेट कर रहे हैं कि भाई हर जगह पर जो है वो एयर कनेक्टिविटी अवेलेबल हो, ट्रेड के पर्सपेक्टिव से भी और पीपल टू पीपल ट्रांसपोर्ट के पर्सपेक्टिव से भी, यानी कि कमर्शियल और दूसरा यानी कि लोग जो है वो ट्रैवल कर सके, दोनों पर्सपेक्टिव से। फिर इसके अलावा टैक्स शिफ्ट जो है वो न्यूक्लियर की तरफ जा रही है, इस पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो यार, कुछ हम लोग को कॉपर प्लेट के इंस्क्रिप्शंस यानी कि शिलालेख जो है वो देखने को मिले हैं 16वीं सेंचुरी के, राइट। और डिस्कवर ये कहां पर हुए हैं, तो ये तमिलनाडु के अंदर हम लोग को देखने को मिले हैं कि एक मंदिर है, जिस मंदिर का नाम है सिंगेश्वर सिंगेश्वरार मंदिर, सिंगेश्वरार मंदिर या सिंगेश्वर मंदिर। तो यहां पर जो है वो हम लोग को देखने को मिले हैं तमिलनाडु के अंदर कि ये कॉपर प्लेट के इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं। अब ये बताया जा रहा है कि ये प्लेट जो है इनको विजयनगर साम्राज्य की मुहर वाली एक अंगूठी द्वारा एक साथ पिरोया गया था। तो आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि ये कॉपर प्लेट किस किंगडम से बिलोंग कर रही है जो अभी मिली है। तो ये देखो, तीन चीजें यहां पर ध्यान में रखनी है। एक कॉपर प्लेट का इंस्क्रिप्शन पाया गया, कौन सी सेंचुरी का है, 16 सेंचुरी का है, विजयनगर किंगडम का है और तमिलनाडु के अंदर ये मिला है। मंदिर का नाम भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, श्रृंगेश्वर मंदिर। बस इस टॉपिक के अंदर इस चीज से अलावा और कुछ जो है एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, दैट इज ट्रू। बट कुछ और चीज भी पूछी जा सकती है, तो अपन एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहां पर जो है वो टेंपल के ऑफिशियल जब रूटीन चेक कर रहे थे तो उस दौरान ये चीज उनको मिली, और ये हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट्स डिपार्टमेंट के अंडर के टेंपल के ऑफिशियल्स थे जो घूम रहे थे, चेक कर रहे थे। ये डिस्कवरी जो है वो रिपोर्ट की गई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फर्दर एनालिसिस और प्रिजर्वेशन के लिए। ये इंस्क्रिप्शन जो है वो संस्कृत में लिखा गया है और नंदी नगरी स्क्रिप्ट में जो है वो लिखा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 16वीं सेंचुरी यानी कि 1513 का है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विजयनगर किंगडम का है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी एक आइडिया है। अब ये जो कॉपर प्लेट में जो चीजें लिखी गई हैं, ये बेसिकली डोनेशन के रिकॉर्ड्स हैं कि जो गांव जो है वो कितना डोनेट जो है वो कर रहा है मंदिर को, ब्राह्मण्स को, राइट। और इसके अंदर विलेज की कितनी बाउंड्री है वो भी मेंशन था, राइट। और यहां पर जो चंद्रगिरी के राजा जो थे, जो प्रेजेंट डे में आंध्र प्रदेश हम लोग को देखने को मिलता है, उनके कंट्रोल में था ये पूरा एरिया। तो उन सब चीजों के बारे में डिस्क्रिप्शन है। और इस कॉपर प्लेट शिलालेख इंस्क्रिप्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो माना जा रहा है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि देखो ये सब इंस्क्रिप्शन के थ्रू ही हमें पता लगता है कि हिस्ट्री में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, राइट, इनको स्टडी करके। अब राजा कृष्ण देव राया की लेगेसी के बारे में बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट किंग विजयनगर एम्पायर के, राइट। इन्हीं के समय पर विजयनगर एम्पायर अपने जेनिथ में था, यानी कि अपनी चरम सीमा पर था कृष्ण देव राया। और इनको जो है वो टाइटल जो है वो मिले हुए हैं, जैसे कि इनका टाइटल जो है वो जैसे कि कन्नड़ राय या कन्नड़ राज्य रम राम रमन, राइट। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सब इनके टाइटल्स है। टाइटल्स अक्सर एग्जामिनेशन में जो है वो पूछते ही जाते हैं कि आप जो है वो बताइए कि कौन सी उपाधि किस फलाना राजाओं को जो है वो मिली है, राइट। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कल्चरल, लिटरेरी, इंफ्रास्ट्रक्चरल एडवांसमेंट हुए इनके काल में। जब भी तो बोला जा रहा है कि जो कृष्णदेव राय जो थे विजयनगर किंगडम के अंदर, ये राजा जो थे, उस समय ये किंगडम अपने जेनिथ में था, अपनी चरम पर था, ऊंचाइयां छू रहा था।
कृष्णदेव राय ने जो है वो काफी सारी किताबें तक लिखी हैं कि किताबों के नाम जो है वो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि फलाना किताब फलाना वर्क जो है वो किसका है, जैसे कि मदालसा मदालसा चरित्र, फिर सत्यवेदु परिणय, फिर रस मंजरी, जामवती से रिलेटेड तो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है यार। जामवती कल्याण जो है वो किसके द्वारा लिखी गई, और सबसे इंपॉर्टेंट अमुक्त मालक किदा, अमुक्त मालक किदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड भी पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये आएगा, स्टार मार्कर मार्क करके रख लो। नेक्स्ट, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ में जो है वो किताबें जो है वो लिखी गई हैं। मल्टीपल लैंग्वेजेस में जो है वो किताबें जो है वो छपी थी इनके काल में, लिखी गई थी इनके काल में। अष्ट दिग्गज, इनके 8 इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे इनकी कोर्ट में। अष्ट दिग्गज याद रखिए, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अष्ट दिग्गज कौन है? तो विद्वान स्कॉलर्स 8 थे इनकी कोर्ट में। किसकी कोर्ट में? कृष्णदेव राय की कोर्ट में। इसमें तेलुगु पोएट भी थे जिनका नाम था अलासनी पेदाना, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इनको जो है वो, इनका कार्य क्या था इन पोएट का? मनु चरितामु, मनु चरितामु, तो ये इनका कार्य था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और कन्नड़ पोएट भी है इनका नाम, जिससे इंकरेज हुए थे, जिसका नाम है थीमन्ना, इंकरेज हुए थे कृष्णदेव राय, और उन्होंने कंप्लीट करी थी कन्नड़ महाभारत। याद रखिएगा, देखो कितनी बेहतरीन चीज है। कन्नड़ महाभारत किसके काल में कंप्लीट हुई? कृष्णदेव राय के काल में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कर्नाटिक म्यूजिकल ट्रेडिशन में और क्लासिकल डांस जैसे कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, इसमें भी इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इन्होंने काफी सारे मंदिरों का कंस्ट्रक्शन करवाया। बहुत बड़े बड़े गोपुर राम जो है वो काफी सारे साउथ इंडियन मंदिर के अंदर ऐड हुए। इन्होंने जो है वो नागलपुरम का फाउंडेशन जो है वो किया, जो कि बेसिकली एक टाउनशिप थी, सबअर्बन टाउनशिप, यानी कि एक शहर था विजयनगर के नजदीक में, इनकी माता जी के नाम पर। फिर कुछ और फैक्ट के बारे में बात करें विजयनगर एम्पायर के, तो 1336 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। 2 भाई थे, हरिहरा और बुक्का। और फिर डेक्कन क्षेत्र में हुआ था। हम्पी जो थी वो विजयनगर की कैपिटल थी। फैक्ट रखिएगा, फाउंडर्स के नाम अक्सर पूछा जाता है, कैपिटल के नाम अक्सर पूछा जाता है। एक चीज, एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको बताऊं, शायद यहाँ पे लिखी नहीं होगी। जनरली अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है वो गोला बारूद जो है वो इंडिया के अंदर किसने शुरू किया? तो अक्सर लोग जो है बोलते हैं कि बाबर, सबसे पहले बाबर जो है वो गोला बारूद लेकर आया, बट ये गलत था। बुक्का जो है ना, दूसरा भाई, बुक्का ने जो है वो सबसे पहले कैनन्स जो है उसकी शुरुआत करी थी इंडिया के अंदर, गोला बारूद की वॉर में यूज कर दिया था बुक्का ने इंडिया में सबसे पहले। ये बहुत कम लोगों को ये फैक्ट्स पता और बहुत कम किताबों में लिखा हुआ है, बट ये फैक्ट आपको पता होना जरूरी है। 4 डायनेस्टीज एम्पायर के अंदर थी, संगम, सुलुवा, तुलुवा और अरीविडू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से। इनके चरम में, पीक में एम्पायर जो था वो बहुत बड़ा क्षेत्र था। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, ये पूरा एरिया विजयनगर के अंडर था। 1510 में पोर्चुगीज ने जो है वो गोवा पर कब्जा कर लिया विजयनगर एम्पायर की सहायता से। और देखो लिखा भी हुआ है, देखो यहाँ पर। अब इन्होंने ही, पोर्चुगीज ने इस एम्पायर को गन जो है वो प्रोवाइड कराई और अरेबियन हॉर्सेस प्रोवाइड किया। इन रिटर्न पोर्चुगीज जो है उनको जो है वो कमोडिटीज मिली, कॉटन, राइस, शुगर, स्पाइसेस, इंडिगो। यानी कि यहां से, इंडिया से पोर्चुगीज ने हमें गन्स और अरेबियन हॉर्सेस से इंट्रोड्यूस कराया, हमने उनको कॉटन, राइस, शुगर, स्पाइसेस और इंडिगो दिया। विजयनगर एम्पायर जो है गाइस, ये साउथ इंडिया के अंदर बहुत पावरफुल किंगडम हुआ करता था। अब ये टर्किक सल्तनत जो थे उन्होंने यहाँ पर इन्वेड किया, यहाँ पर कब्जा किया। बहामनी सल्तनत के साथ इनका क्लैश हुआ और फिर आगे चल के जो है विजयनगर एम्पायर खत्म हो गया। ठीक है, मुगल्स, टर्किक फोर्स या बहामनी सल्तनत के क्लैशेस के कारण जो है विजयनगर एम्पायर टूट गया था। अब देखो, नायक जिनको मिलिट्री कमांडर्स बोला जाता है, उनको लैंड प्रोवाइड किया जाता था किंग के द्वारा, जिसको आमराम कहा गया है। जमीन प्रोवाइड की जाती थी और ये इनको मिलिट्री कमांडर को काम दे दिया जाता है कि वहां पर आप टैक्सेशन जो है वो वसूल है। ओवर द टाइम कुछ नायक जो है उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी स्टैब्लिश कर दी, यानी कि पावरफुल हो गए वो, तो उसके कारण से कॉन्फ्लिक्ट होना जो है वो शुरू हो गया। और कॉन्फ्लिक्ट तभी होता है जब एम्पायर जो है वो डिवाइड होता है। जब आप कोई व्यक्ति जो है उसको अगर आप ज्यादा पावर जो है प्रोवाइड करा दोगे अपने अंडर वाले व्यक्ति को, तो एक टाइम आएगा कि वो आपके ही सर पर जो है वो पैर रखकर ऊपर निकल जाएगा। तो कभी भी ये हिस्ट्री हम लोग को सिखाती है कि कभी भी किसी के ऊपर भी जो है वो, मतलब किसी को ऑटोनॉमी नहीं देनी चाहिए, कभी भी किसी को 100% पावर जो है वो नहीं देनी चाहिए। अपनी पावर हमेशा स्टैब्लिश करके रखो और अपनी कुर्सी कभी भी किसी के लिए मत छोड़ो।
क्योंकि जहां आपने अपनी कुर्सी अपनी पावर छोड़ना शुरू कर दिया, थोड़ा सा भी किसी को, जैसे बोलते हैं ना कि हल्का सा किसी को उंगली क्या पकड़ाई उसने तो हाथ ही पकड़ लिया, ये कहावत बहुत सही है। आप अगर किसी की हेल्प भी कर रहे हो तो इट्स जस्ट लाइक टू टेल दैट पर्टिकुलर पर्सन कि भाई आई एम हेल्पिंग यू, राइट? एंड इस कर्ज को हमेशा याद रखना, राइट? तो ये वो वाली चीज, मतलब आप अगर इफ यू आगे चल के आप एसडीएम, डीएसपी, आईपीएस, आईएएस बनोगे, तो आपका ये माइंडसेट जो है बहुत क्लियर होना चाहिए कि यू हैव दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी, यू हैव दैट पावर। ये नहीं होना चाहिए कि आपकी पावर को जो है वो कोई भी, भाई मेरे काफी सारे दोस्त हैं ब्यूरोक्रेट्स, ट्रेनिंग के बाद उनका एटीट्यूड कंप्लीटली चेंज हो चुका है, कंप्लीटली। दे नो हाउ टू सिट, और कोई जैसे कभी कभार टेबल में मजाक भी होता है ना, तो स्ट्रिक्टली उसी समय चुप करा दिया जाता है उनके द्वारा, अधिकारी के द्वारा, कि सुनो भाई ये आइंदा से ये गलती कर ली, आइंदा से मत करना, ये पसंद नहीं आई मुझे। बट कॉमन मैन क्या करता है? कॉमन मैन से लेता है, हाँ 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 चलो कोई बात नहीं यार, दोस्ती तो है, दोस्ती ये तो है, उसने क्या मजाक कर दिया? नो बॉस, दोस्त ने आज मजाक कर दिया, कल वो सर पे चढ़ेगा और फिर वो आपकी बेइज्जती होगी, आपकी पावर की बेइज्जती होगी। सो जो चीज आपको नहीं पसंद, सहने का बिल्कुल नहीं है कि भाई देख ये चीज मुझे पसंद नहीं है, रहना है तो रहो, नहीं रहना तो गेट आउट, गेट लॉस्ट। दैट शुड बी योर एटीट्यूड। ये एम्पायर का डाउनफॉल कैसे हुआ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एक लड़ाई होती है 1565 में, बैटल ऑफ तलीकोटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिल्ली सल्तनत ने, सॉरी डेक्कन सल्तनत ने जो है उनको हरा दिया। उनके डिक्लाइन के बाद भी विजयनगर के कल्चरल, लिटरेरी, आर्किटेक्चरल अचीवमेंट आज भी जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो पूरे आर्टिकल में हमने पहली चीज ये पढ़ी कि तमिलनाडु के अंदर खुदाई हुई एक सिंगेश्वर मंदिर है वहां पर, और वहां पे मिली कॉपर की कुछ प्लेट्स जिसमें कुछ चीजें लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी? कि कितना डोनेशन दिया जा रहा है और कितनी टेरिटरी जो है वो विजयनगर किंगडम के अंदर आ रही है। फिर संस्कृत और नंदी नगरी स्क्रिप्ट में लिखा गया था ये पूरी चीजें, और इसमें डोनेशंस वगैरह के बारे में चीजें लिखी थी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फिर इसके अलावा कृष्ण देव राय जी के बारे में बात करें, जो विजयनगर किंगडम से बिलोंग करते थे, तो उनको भी काफी सारे टाइटल्स मिले हैं जिनके बारे में हमने चर्चा करी। उनके काफी सारे कार्य हैं, बुक्स हैं, उनके बारे में हमने बात करी। काफी सारी लैंग्वेजेस में जो है वो ये काम जो है वो किए गए हैं। अष्ट दिग्गज क्या है उनकी कोर्ट के अंदर, इसके बारे में हमने चर्चा करी। कन्नड़ पोएट जो है जिनसे ये काफी इंस्पायर हुए थे उसके बारे में बात करी। इवन उन्होंने कर्नाटिक और क्लासिकल जो डांस है, कर्नाटिक म्यूजिक जो है, इसमें उन्होंने बहुत काम किया। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी जैसे डांस में इन्हें उसको आगे बढ़ाया। और हरिहरा बुक्का ने जो है स्टैब्लिश किया था विजयनगर एम्पायर को, कैपिटल थी हम्पी। विजयनगर एम्पायर के अंदर टोटल 4 डायनेस्टी है जिसके बारे में हमने बात करी, राइट? और आखिरी में जाकर कुछ क्लैशेस हुए थे, ये दिल्ली सल्तनत के बीच में हमें देखने को मिला, और सॉरी डेक्कन सल्तनत के बीच में, राइट? बहामनी किंगडम एक हम लोग को देखने को मिला था। इन सब के बीच में क्लैशेस हुए और एक बैटल होता है, बैटल ऑफ तालीकोटा। उसके बाद विजयनगर एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हो गया। बस ये फैक्ट्स थे जो आपको थोड़े से ध्यान में रखने थे। दैट्स इट। नेक्स्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। कहां पर होगा? ग्लासगो में होगा। मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ ग्लासगो जो है वो कहां पर है, किस देश में है ग्लासगो? वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ समय पहले ग्लासगो टॉपिक में जो है वो चला था, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को लेकर, सीओपी को लेकर। मात्र 10 स्पोर्ट्स ही यहां पर फीचर जो है वो किए जाएंगे, और जहां पर इंडिया जो है, बताया जा रहा था कि 2022 का जो एडिशन हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स है, जिसमें इंडिया ने 61 मेडल में से 37 मेडल जो है वो जीते हैं। स्पोर्ट जो हटाए गए हैं इसके अंदर बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश, टेबल टेनिस और रेसलिंग हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके चलते इंडिया काफी डिसअपॉइंटेड है। ये फैक्ट भी ध्यान में रखेंगे आप। और सिर्फ 10 ही स्पोर्ट्स है वो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में देखने को मिलेंगे। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक चलेगा 2026 में। इसके अंदर 3000 के आसपास एथलीट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। और 19th जो एडिशन हुआ था इसका, मतलब उस पहले जो 2022 में एडिशन हुआ था उसमें 19 स्पोर्ट्स थे और 5000 एथलीट्स थे। अब तो सिर्फ 10 ही स्पोर्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं। 2026 गेम्स जो है वो ग्लासगो के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है 12 साल के बाद, यानी कि 2014 के बाद फिर ग्लासगो के अंदर फिर से ये इवेंट होने वाला है। ठीक है। और ग्लासगो के ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया कि गेम्स को जो है वो सिर्फ 4 वेन्यूज पर ही जो है वो खेला जाएगा। ठीक है, बस ये सब चीजें उतनी डिटेल में जो है वो जानी नहीं है आपको, तो ये बस ये फैक्ट जो हाईलाइट किए मैंने वो ध्यान में रखो कि 2026 में होगा। कहां पर होगा? बस ये पूछेंगे आपसे कितने स्पोर्ट्स होने वाले हैं, तो अभी 10 स्पोर्ट्स की घोषणा जो है वो हुई है। बस ये फैक्ट आप ध्यान में रखें। कौन से स्पोर्ट्स को हटा दिए? तो बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश, टेबल टेनिस, रेसलिंग, ये जरूर थोड़ा सा ध्यान में रखना। 2026 का मैंने आपको ऑलरेडी जो है बता ही दिया है, बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर।
अच्छा, अब इंडिया की परफॉर्मेंस जो एक्सक्लूडेड स्पोर्ट्स में, यानी कि जिन स्पोर्ट्स को अभी खेला नहीं जा रहा, जैसे बैडमिंटन हटा दिया, बैडमिंटन जो है वो 1966 से कॉमनवेल्थ गेम्स का पार्ट था। इंडिया ने 6 मेडल जो है वो 2022 में जीते थे ब्रिमिंघम एडिशन के अंदर, और उसमें से 3 गोल्ड थे। अब इस एक्सक्लूजन ने इंडिया को जो है वो काफी डिसअपॉइंट किया है। रेसलिंग की बात करें, रेसलिंग को भी हटा दिया। इंडिया जो है वो रेसलिंग के नाम पे जानी जा रही है। 114 मेडल जो है वो इंडिया ने जीते हैं रेसलिंग के अंदर, 49 गोल्ड है जिनमें से। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया के रेसलर से 12 मेडल जीते थे और 6 गोल्ड जीते थे। रेसलिंग का हटना भी इंडिया के लिए काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है। हॉकी, हॉकी पार्ट है 1998 से कॉमनवेल्थ गेम्स का। इंडिया ने 6 मेडल जो है वो इन टोटल जीते थे, जिनमें से 1 गोल्ड 4 सिल्वर थे, मैन और वुमेन दोनों कैटेगरी में। टेबल टेनिस की अगर हम बात करें, टेबल टेनिस को 2002 में इंक्लूड किया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स में। इंडिया ने 20 मेडल जीते थे। स्क्वॉश और क्रिकेट की बात करें तो पहली बार इसको 1998 में जो है वो इंक्लूड किया गया था, दोनों स्पोर्ट्स को। क्रिकेट जो है वो नया था कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, ग्रोइंग इवेंट था इंडिया जैसी कंट्री के लिए, बट इसको हटा दिया गया है। तो इसको हटना एक बहुत दिक्कत वाली कहानी है कि हमारे जो ज्यादातर जो एथलीट्स हैं, जो स्पोर्ट प्लेयर्स हैं, वो इन सब स्पोर्ट्स में ज्यादा इन्वॉल्व हम लोग को देखने को मिलते हैं। पहले प्लान किया गया था कि विक्टोरिया के अंदर जो है वो होगा गेम, बट कॉस्ट कटिंग के चलते बजट इनका इस बार का टाइट है, तो ग्लासगो में जो है वो अरेंज करने की इन्होंने बात कर दी। बस और कुछ नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो एक इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो कंटेस्ट किया जाता है एथलीट्स के द्वारा अलग अलग कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के। आप कॉमनवेल्थ आपको ऑलरेडी पता है उन कंट्रीज की यहाँ पर बात हो रही है जो कंट्रीज कॉलोनियल रूल में रही हैं, राइट? आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट। हम भी कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। ये चीज ध्यान में रखना, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ये जो है वो इसकी गवर्निंग बॉडी है, ये इसको गवर्न करती है। ये पूरे इवेंट्स को देखती है और बताती है कि कहां पर कौन सा इवेंट होना है और पूरे डायरेक्शन देती है। पहला कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो कहां पर हुआ था? कनाडा ऑन्टेरियो में हुआ था, हैमिल्टन में, 1930 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ध्यान में रखेंगे आप। अब इतने सारे स्पोर्ट्स को जो हटा दिया गया तो इंडिया के लिए काफी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है आज की डेट की। तो आप ये बस फैक्ट ध्यान में रखना जो मैंने भी आपको बताए हैं कि 10 स्पोर्ट्स जो है वो खेले जाएंगे 2026 के कॉमनवेल्थ में। कौन से स्पोर्ट्स को हटा दिया गया, तो इनके नाम जरूर ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे, पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म। मेंस का ये टॉपिक है मेनली। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। जो पिटीशन बोल रही थी आप हटा दो सोशलिस्ट और सेक्युलर टर्म को अपने प्रीएम्बल से। क्यों भाई? मेरे कमेंट बॉक्स पे आप लोग लिख के बताएंगे सोशलिस्ट और सेक्युलर ये जो टर्म है प्रीएम्बल के अंदर कब शामिल किए गए। केस जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 इसको चैलेंज कर रहा है, जिसने इन टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था। देखो नेक्स्ट लाइन में इसका आंसर मिल गया आपको। पिटीशनर आर्ग्यू कर रहा है कि फ्रेमर जो थे उन्होंने हटाया था इसको जानबूझ के, बट बाद में जाके आपने 1976 में अमेंड करके इसको डाल दिया। नहीं भाई, देखो अमेंडमेंट बहुत जरूरी था, ये सब टर्म्स बहुत जरूरी है हमारे प्रीएम्बल के अंदर, क्योंकि प्रीएम्बल जो है वो एक बेसिकली एक समरी है जो दर्शाता है कि पूरा इंडिया कैसा है। भाई हमारा इंडिया सेक्युलर है, हर धर्म के लोग जो है वो रहते हैं। समाजवाद पर हम फोकस करते हैं कि भाई समाज आगे बढ़े, ग्रो करे। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स है हमारे, सब चीज पर हम जो है वो काम करते हैं। तो ये चीज है। अब प्रपोजल जो है वो रखा गया था कि इंक्लूड करो सेक्युलर और सोशलिस्ट को प्रीएम्बल के अंदर, वो डिसमिस किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में, ये कहा जा रहा है। और ये टर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए थे आर्टिकल 18 में भी, कि आर्टिकल 18 में भी जो है उनको शामिल ना किया जाए। पिटीशनर ने इन्हीं सब चीजों को सामने रखा। अब देखो पिटीशनर ने आर्ग्यू किया कि भाई देखो यार 26 नवंबर 1949 इस दिन आप जैसे अगर प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो लास्ट में आपको जो है वो दिखाई देगा कि ऑन द डेट ऑफ 26 नवंबर 1949 हमने इस संविधान को जो है वो अपने आप को दिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे स्टार्ट होता है ना। तो आपको प्रीएम्बल पूरे अच्छे से जो है वो रटा होना चाहिए। तो इनने बोला कि भाई आपने जैसे ही अमेंड किया प्रीएम्बल को 1976 में, तो आपने तो यार गलत कर दिया। जो 26 नवंबर जो डेट थी उसको ही आपने जो है वो खारिज कर दिया। तो इस पर कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। यस, एनसीईआरटी में पढ़ते हो आप पॉलिटी के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, वो अमेंड होता है समय के अनुसार। नई नई चीजें जब ऐड होंगी, नए नए चैलेंजेस जब लोग फेस करेंगे तो उस अकॉर्डिंग चीजें अमेंड होंगी, संशोधित करेंगे हम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, क्यों बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट? क्योंकि उसकी अमेंडिंग पावर, आर्टिकल 368, पूरी अच्छे से चीजें आपको याद होनी चाहिए। पिटीशनर ने चैलेंज किया कि भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 भी खराब है, जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो प्लेज लेती हैं, संकल्प लेती हैं कि भाई सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो करेंगे। तो इसको भी उन्होंने जब चुनौती दे दी। तो ये बेसलेस मुझे देखने को मिल रहा है। ये मतलब जो ये पिटीशनर जो बोल रहे हैं
ये सही नहीं है, क्योंकि हमें अपने प्रियम्बल में और में शामिल करने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारा जो इंडिया है वो ओवरऑल ऑब्वियस ही बात है कि सेक्युलर और सोशलिस्ट प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड काम जो है वो करता है, समाज के लिए काम करता है, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, सब धर्म के लोग जो है वो रहे, उस पर काम करता है। अगर वो टर्म्स को अगर हम हटा देंगे तो दिक्कत वाली कहानी है। यस, वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में बात करें तो वहां पर सेक्युलरिज्म जो है वो स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। अरे ये सब चीजें आप जब पॉलिटी पढ़ते हो तो और बेहतरीन क्लैरिटी से आपको मिलती है, जो जीएस की क्लास में आपको एक एक पॉइंट तरीके समझाया जाता है। और ये स्ट्रिक्ट सेपरेशन रिलीजन का स्टेट अफेयर से देखने को होता है, हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है। हमारे यहाँ पर अगर रिलीजन के अंदर कोई ऐसी प्रैक्टिसेस है जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, तो ऐसी प्रैक्टिसेस को जो है वो हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं, उस समय स्टेट जो है वो इंटरफियर करता है। जैसे कि अनटचेबिलिटी, जैसे कि इक्वलिटी का प्रिंसिपल, कि मंदिरों के अंदर अगर किसी को एंट्री देने से मना कर दिया तो स्टेट इंटरफियर करेगा कि क्यों क्यों मना कर रहे हो आप। इंडियन कंटेक्स्ट में या कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर स्ट्रिक्ट सेपरेशन जो है वो नहीं है, ये इक्वल रिस्पेक्ट सभी रिलीजन को जो है वो प्रमोट करता है, राइट। तो ये चीजें हमारे यहाँ, साबरीमाला का इंसिडेंस देख लो, जैसे आप साबरीमाला मंदिर का, ये टेंपल एंट्री को लेकर रिफॉर्म्स जो हम लोग को देखने को मिलेगी जो लाए गए थे। फिर सोशलिज्म के बारे में बात करें, सोशलिज्म जो है उसमें वेस्ट जो है फोकस करता है कि पूरी ओनरशिप जो होगी वो किसकी होगी, सोशलिज्म के तहत स्टेट की, गवर्नमेंट के हाथ में, मतलब हर एक रिसोर्सेज जो है उसकी ओनरशिप स्टेट के पास होगी। बट यहां पर इंडियन कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है, इंडियन कॉन्सेप्ट है वेलफेयर के ऊपर बेस्ड है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। हम इक्वलिटी और इक्विटी दोनों पर काम करते हैं कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, और जो पिछड़े लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, इक्विटी का मतलब कि उनको अपलिफ्ट कर दें हम। तो ये हमारे यहाँ पे सोशलिज्म की डेफिनेशन है। फिर ऐसे काफी सारे केसेस चले, जैसे कि एक हम लोग को देखने को मिला है कि सरदार तहीरुद्दीन का एक केस था 1962 का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 25 26 सही है। केशव नंदन भारती केस, वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो डिफाइन किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसआर बोमाई केस, जिसके अंदर सेक्युलरिज्म जो है वो डिफाइन किया गया कि भाई सभी रिलीजन को जो है वो इक्वली देखा जाए, इक्वली ट्रीट किया जाए, और 42nd अमेंडमेंट जो है वो इसी पर ही जोर दे रहा है। अभिराम सिंह का केस था 2017 का, जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि पॉलिटिकल कैंडिडेट जो है वो अपील नहीं कर सकते इलेक्शंस के दौरान रिलीजन को लेकर या रिलीजियस ग्रुप को, क्योंकि एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, दैट मींस कि वो सभी सिटीजन्स का है। इवन जैसे आप लोग ब्यूरोक्रेट्स, आप जब सर्विस में जो है वो जाओगे तो आप एक फॉर एग्जांपल एसडीएम हो, आप ये थोड़ा देखोगे कि भाई वो सामने वाला ब्राह्मण है कि शूद्र है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको ट्रीट करोगे क्या? नो, आप इंडियन सिटीजन के तौर पर सामने वाले को ट्रीट करोगे। तो दैट इज द पॉइंट, दैट इज द माइंडसेट जो क्रिएट करना था, इसीलिए 1976 का 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। केशव नंदा भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट केस। 1977 का स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस श्री रंगनाथ रेड्डी का केस, कोर्ट ने बोला कि सोशलिज्म जो है वो सोशल गुड्स और इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करे, कि समाज के लिए जो है वो सभी को इक्वली जो है वो फायदा मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। मिनर्वा मिल का केस 1980, वेरी इंपॉर्टेंट केस। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो है वो गाइड करती है स्टेट को, गवर्नमेंट को, कि वो पॉलिसीज बनाए जिससे कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिल सके, समाज में लोग आगे बढ़ सके, समाज में सभी लोग इक्वल हो सके, और इकोनॉमिकली भी लोग अपलिफ्ट हो सके। संजीव चोके केस, या कोक केस, संजीव कोक केस, ये नेशनलाइजेशन पर इन्होंने जो है फोकस किया कि भाई पब्लिक वेलफेयर पर हमें काम करना है, गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर में भी काम करती है ना, यही नेशनलाइजेशन है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सभी रिसोर्सेज का कोई पीछे ना हटे। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल था, बट उसमें ये इस वाले आर्टिकल के अंदर ये ज्यादा डेप्थ में चीजें नहीं दी गई हैं। इसके लिए जनरल स्टडीज की क्लासेस आपको जो है वो करनी पड़ेंगी, तब आपको और डेप्थ में, क्योंकि सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म, कैपिटलिज्म, ये सब ऐसे टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। कम्युनिज्म, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आप बहुत तरीके से जो है वो रिसर्च करोगे जीएस की क्लास में। हर एक पर्टिकुलर जो वर्ड है उसका एक प्रॉपर चैप्टर है, कम से कम 40-50 मिनट का, तो वो कवर करना बहुत जरूरी है, तब जाकर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी, मेंस में लिखने की क्लैरिटी आएगी। ये 4-5 शब्द में, हाँ, इन सब में, यानी कि करंट अफेयर्स के अंदर आपको देखो केसेस का आइडिया लग गया, तो आप ये सब चीजें यूज कर सकते हो अपने मेंस के आंसर में रेफरेंस के तौर पर। बट चीजों को डेप्थ में समझना और फिर उसको लिखना,
तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी एक पर्टिकुलर टॉपिक की। तो दैट्स व्हाई मैं आपसे बोलता हूँ कि जीएस पर अपनी कमांड अच्छी बना के रखो और फिर उसको करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करो, तब आएगा मजा। अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान। उड़ान का फुल फॉर्म कोई मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ फटाक से, अभी के अभी। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि नए एयरपोर्ट जो है बनाए जाए उड़ान स्कीम के तहत। एयरपोर्ट रीवा मध्य प्रदेश के अंदर बन गया है, छत्तीसगढ़ के अंदर अंबिकापुर, उत्तर प्रदेश के अंदर सहारनपुर। तो यहां पर एयरपोर्ट जो है वो तैयार हो रहे हैं। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज को भी जो है वो फोकस करो और भी ज्यादा एयरपोर्ट कनेक्टिविटी जो है वो डेवलप करो। तो उड़े देश का आम नागरिक स्कीम जो थी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आती है, 2016 में इसको जो है वो लॉन्च किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हर जगह पर एयर कनेक्टिविटी को जो है वो स्टैब्लिश करना है। नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी का ही एक हिस्सा ही है स्कीम। 144 लाख पैसेंजर से भी ज्यादा ट्रैवल करते हैं पिछले 7 सालों में जब से ये ऑपरेट किया। तो आज सस्ता हो गया ना। आजकल आप देखिए एयर ट्रैवल जो है वो कितना सस्ता हो गया। लोग सेकंड एसी में ट्रैवल करने की जगह ट्रेन की प्लेन से ट्रैवल करना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और प्लेन से ट्रैवल करना थोड़ा कन्वीनियंट होता है, बट हाँ कभी कभी अब जैसे लोकेशन ही नहीं है, मुझे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाना है। जैसे भोपाल से जो है मैं जाना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल सोमनाथ। जैसे अभी मैं वो कर रहा था, सर्च कर रहा था, तो भोपाल से सोमनाथ की डायरेक्ट जो है वो फ्लाइट नहीं है, राइट। वहां पे आपको रुकना पड़ेगा और वहां से शायद आपको एक लंबा ट्रैवल जो है वो करना पड़ेगा बीच में कहीं पे रुक के। तो वहां से फिर आपको जो है वो फ्लाइट मिलेगी, वो कनेक्टिविटी जो है हो पाएगी। मतलब मैं अपने पेरेंट्स के लिए देख रहा था फ्लाइट, तो फ्लाइट अवेलेबल ही नहीं है। और कई बार कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं, कनेक्टिंग फ्लाइट जो होती है उससे बेटर होता है फिर कई बार ट्रेन से चले जाओ यार आप। वो और हेडेक होता है कनेक्टिंग फ्लाइट्स का। और कई बार जैसे एग्जांपल मैं अगर इंदौर से मतलब यहाँ से भोपाल टू इंदौर जो है वो 3 घंटे का रास्ता है। हाँ जी सर। हाँ हाँ हाँ। चला गया वो। अरे यार, मैं तो अभी वहीं पे था थोड़ी देर पहले ही। हाँ अच्छा, मतलब अगली अगली बार से ऐसे कंप्लेन करके मैं या तो खड़ा हो जाया करूंगा कि भैया। जी। हाँ मिल नहीं रहा, नहीं अगली बार से मैं वहीं पे रुक ही जाया करूंगा, है ना, कभी मुझे ऐसा कुछ देखे। जी सर, मैं आपका आपका नंबर सेव कर लेता हूँ, है ना। तो आपका एनजीओ है क्या? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, फिर मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ सर, है ना। और थैंक यू। सॉरी यार, जस्ट अभी क्या कंटिन्यूअस फोन आ रहा था। और मैं यार एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा थैंकफुल जो है वो कहना चाहूंगा कि यार अपना एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा हो गया। अभी मैं क्या मेरी गाड़ी थोड़ी सी गड़बड़ जो है वो कर रही थी, तो मुझे उसकी बैटरी जो है वो चेंज करवानी थी। तो जहां पर मैं गाड़ी जो है बनवा रहा था, अपनी बैटरी चेंज करवा रहा था, तो वहां पर मैंने सामने देखा एक डॉग जो है वो बट बेचारा तकलीफ में था, उसका पैर कहीं पे टूट गया था, एक्सीडेंट हो गया होगा उसका। तो रोड साइड में बेचारा पड़ा हुआ था। एंड आई हैव कॉल्ड नगर निगम। मतलब पहले तो मैंने एक एनजीओ पे कॉल किया, तो एनजीओ ने मुझे नगर निगम का नंबर दे दिया। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, तो उनको कांटेक्ट किया तो यार मेरे पास अभी 2-3 बार लगातार कंटिन्यूअस फोन आया वो डॉग स्क्वाड टीम का। और बट हालांकि वो भी डॉग मिला नहीं, वहां पे अवेलेबल नहीं था। उन्होंने बोल दिया कि वो चला गया कहीं पे। बोल रहे थे कि उसका पहले पहले से ही पैर टूटा हुआ है, वो कहीं चला गया, शायद खाना वाना खाने चला गया इधर उधर। तो मेरे ख्याल से शायद छुप गया होगा, गाड़ी वाड़ी के पीछे चला गया होगा कहीं पर, तो उन्होंने देखा नहीं होगा। बट मुझे काफी अच्छा लगा यार, मतलब दीज पीपल आर वेरी एक्टिव, कि अगर आप वहां पे खड़े रहो तो ये लोग आकर जो है वो डॉग को लेकर चले जाएंगे। बहुत अच्छा है, मतलब कम से कम कोई डॉग तकलीफ में है तो वो अच्छी अपने शेल्टर पे पहुंच जाए, उसका जहाँ पर ख्याल रख लिया जाए। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। बट हाँ, अभी सेकंड साइड ऑफ स्टोरी भी कई बार डाउट लगता है। जैसे होता है कई बार कि डॉग को ये कहीं से उठा तो लेते हैं, कैप्चर तो कर लेते हैं, फिर कहीं और दूर जंगल में ले जाके जो है वो छोड़ देते हैं, जो बहुत डिफिकल्ट रहता है डॉग्स के लिए सर्वाइव करना। आई थिंक यू आर ऑल्सो अवेयर अबाउट इट, समटाइम्स इट हैपेंस कि दूर दराज के जंगल में ले जाकर जो है वो डॉग को छोड़ दिया। भाई डॉग जिस क्षेत्र में, जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्ट्रीट में, जैसे मेरे घर के बाहर 5-6 डॉग्स रहते हैं हमेशा। तो उनको हम फीड करते रहते हैं, उनका ख्याल हम लोग रखते रहते हैं कि हाँ भाई ठीक, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, देखते रहते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये नगर निगम की गाड़ी आई और उनको उठा के ले जाए और कहीं जंगल में छोड़ दे, तो जंगल में रहने वाले दूसरे डॉग्स तो इनको खा जाएंगे, या दूसरे जानवर इनको मार मार डालेंगे, या उनको खाना ही ना मिले पता लगे।
क्योंकि राइट नाउ वी आर फीडिंग देम ना, फिर उसको उठा के ले गए तो फिर उनको कौन फीड करेगा। बट ठीक है, अपन तो पॉजिटिव सोचें यार, किसी का भला हो जाए। वैसे तो ठीक है यार, टीम जो है वो अगर काम करती है, डॉग स्क्वाड में जो बंदा था, तो वो उसका अलर्टनेस देखकर मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई, कि लोग जो है वो हेल्प तो करता है। अगर ऐसी हेल्प हो रही है तो बहुत अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत तगड़ी तरीके से आज की डेट में काम कर रहा है। आई अप्रिशिएट दैट। एंड वेनेवर, मतलब आप लोग तो आगे चल के सर्विस में जाने वाले हो यार, तो आपको गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीजें सोचनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें जो है वो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। कहीं किसी का एक्सीडेंट हुआ, जस्ट कॉल एम्बुलेंस, एम्बुलेंस पे कॉल करो, आगे बढ़ जाओ। दैट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम फ्रॉम योर साइड। क्योंकि आगे चल के आपको ये सब चीजें करनी है बॉस, मेन स्ट्रीम में रहकर करनी है। तो अभी से आप करने लगोगे ना, तो आपका वैसा माइंडसेट बनने लगेगा। एंड ट्रस्ट मी, यही माइंडसेट जो होगा आपका, ये आपके मेंस में भी दिखाई देगा और आपके एटीट्यूड में दिखाई देगा, जो आपको पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि आपके इंटरव्यू में हेल्प करेगा। तो मैं बात कर रहा था कि उड़े देश के आम नागरिक के बारे में। बहुत इजी से टॉपिक है, कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। शिमला से लेकर दिल्ली की पहली फ्लाइट जो है वो हम लोग को देखने को मिली, 2017 में जो है वो लॉन्च हुई थी। इसके हम लोग को अलग अलग फेजेस देखने को मिले। फेज 1 के अंदर जो है वो 128 फ्लाइट्स के रूट्स लाए गए, 70 एयरपोर्ट्स को कनेक्ट किया गया, 36 जो थे वो नए एयरपोर्ट्स थे। 2.0 फेज की जो है बात करें तो इसके अंदर हेलीपैड जो है पहली बार जो है वो लाया गया। 3.0 के अंदर टूरिज्म रूट्स को ऐड कर दिया गया, सी प्लेन्स भी जो है वो लेकर आए गए। 4.0 के अंदर हमने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पर, हिली एरियाज पर, आइलैंड एरियाज पर फोकस किया। 5.0 में हमने, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि प्रायोरिटी दी उन एयरपोर्ट की जहां पर ऑलरेडी मतलब एयरपोर्ट अवेलेबल है, हमने कनेक्टिविटी पर फोकस किया कि यार वहां पर रेगुलर फ्लाइट जो है वो आती आती रहे। 5.1 के अंदर हमने जो है वो हेलीकॉप्टर रूट्स को बढ़ा दिया। वायबिलिटी गैप फंडिंग करी। वायबिलिटी गैप फंडिंग पता है आपको क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल कि एक एयरपोर्ट जो है वो आधा बन गया, बट वो बजट के कारण पूरा बन नहीं पा रहा है, तो हमने उसको फंड कर दिया कि चलो भाई कंप्लीट हो। और फ्लाइंग को जो है वो अफोर्डेबल बनाया, फोकस किया छोटे एयरक्राफ्ट के ऊपर, बेटर कनेक्टिविटी के लिए रिमोट एरियाज के अंदर। 5.3 5.4 के अंदर स्पेशल बिडिंग रूट्स जो है वो तैयार की गई, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो रूट्स डिसकंटिन्यू होगा, यानी कि जहां पर फ्लाइट जा नहीं रही हो, तो उसको दोबारा से रिवाइव करो। तो ये सब चीजें तो बहुत बढ़िया हो गया आजकल। फ्लाइट जैसे एयरलाइंस हुई, फ्लाई बिग, स्टार एयर, इंडिया वन एयर, फ्लाई 91, ये उभर कर आ रही हैं सब एयरलाइंस। एयरलाइंस भी नई नई कंपनीज जो है स्टैब्लिश हो रही हैं। ठीक है, अगाती आइलैंड लक्षद्वीप के अंदर, ये भी एयर एविएशन मैप का हिस्सा जो है वो बन गया है। सोचिए आप, रिलीजियस और कल्चरल टूरिज्म बढ़ता गया है। एयरपोर्ट हम लोग को अजमेर में है, राइट, यहाँ वहां पर किशनगढ़ जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहां पर हम लोग को देखने को रहा है। पासी घाट, ठीक है, बहुत बढ़िया। बस ये था, छोटा सा टॉपिक था गाइस। अभी दोबारा से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में बात करी थी, तो इसलिए ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला। नेक्स्ट टॉपिक पर जो है चर्चा करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये एग्रीमेंट साइन कर रही है कि ये न्यूक्लियर एनर्जी परचेज करेंगे अपनी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को फुलफिल करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंपनी जो है वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की तरफ जो है वो फोकस कर रही हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिलायबल सोर्स है डेटा सेंटर के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एनर्जी सप्लाई को फुलफिल करने में हेल्प करेगा। गूगल की डील जो है वो हुई है काइरोस पावर के साथ। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो उसने परचेज एग्रीमेंट जो है वो किया है कॉन्स्टिलेशन के साथ। अमेजॉन का कोलैबोरेशन हुआ है एनर्जी नॉर्थ वेस्ट के साथ, डोमिनियन एनर्जी और एक्स एनर्जी के साथ। तो ये सब ऐसे इनिशिएटिव्स हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं कि जिसके थ्रू अब ये बड़ी बड़ी जायंट कंपनी जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू जो है वो रिसीव करेंगी। बहुत बढ़िया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो डेटा सेंटर्स की बात करें यार, तो डेटा सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। 9% यूनाइटेड स्टेट्स की इलेक्ट्रिसिटी 2030 तक डेटा सेंटर जो है वो कंज्यूम करेगा। आज के लेवल से डबल है। इलेक्ट्रिक पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टिमेट ये है कि डेटा सेंटर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जो है वो बढ़ने वाला है आने वाले समय में। रेन्यूएबल एनर्जी जैसे कि विंड, सोलार, ये इंटरमीडिएट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। ये चैलेंजेस है बॉस, मतलब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो है ये कांस्टेंट नहीं है अभी, और जितनी डिमांड है वो फुलफिल अभी ये नहीं कर पाएंगे एकदम से, आप इसमें ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो न्यूक्लियर इज द मतलब नेक्स्ट, आप ये कह सकते हो कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव। और ऑल्टरनेटिव क्या आज की डेट में जरूरी है ही, न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, क्योंकि डिमांड को फुलफिल करना है। तो न्यूक्लियर एनर्जी एक कार्बन फ्री राउंड द क्लॉक पावर जो है प्रोवाइड कराता है, बट इसके चैलेंजेस है। अगर कोई भी डिजास्टर हुआ न्यूक्लियर का, तो इट कैन बी वेरी डेंजरस, ब्रूटल।
गूगल ने बोला कि 13% इंक्रीज करेगा अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 2023 में, मतलब किया है उसने। तो ऑब्वियस ही बात है कि गूगल को जो है वो सस्टेनेबल सोल्यूशन की आवश्यकता है, और न्यूक्लियर पावर जो है वो एक अच्छा सोल्यूशन है कि उसकी कार्बन फुटप्रिंट्स को जो है वो लो कर देगा गूगल के। तो कंपनी देखो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वो न्यूक्लियर एनर्जी को जो है वो चूज कर रही है। तो एक अच्छा एग्जांपल है जिसका आप उपयोग जो है वो कर सकते हो। एक टिपिकल 1000 मेगावाट का न्यूक्लियर प्लांट जो है वो लगभग 1 स्क्वायर माइल का एरिया जो है वो कैप्चर करता है, और ये रिन्यूएबल इंस्टॉलेशन से काफी कम है। सोचिए आप, न्यूक्लियर प्लांट जो है वो लार्ज अमाउंट में पावर जो है वो जनरेट करता है, और वेस्ट जो होता है इसका लो रहता है। बट चैलेंज तो है बॉस, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई, देखो चैलेंज यही है एक्सीडेंट्स का। 3 माइल एक्सीडेंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेरनोबिल, ये यूक्रेन वाला 1986 का, फुकुशिमा तो आप जानते ही हैं। ये सब ऐसे एक्सीडेंट हुए जिसने न्यूक्लियर रिएक्टर्स बहुत मतलब ये न्यूक्लियर रेडिएशन बहुत बुरी तरह से रिलीज किए हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है एनवायरमेंट को। एक्सीडेंट से बहुत बड़ा नुकसान है, बट अगर एक्सीडेंट को हमने कंट्रोल कर लिया तो इससे अच्छा सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी और कोई नहीं है एट प्रेजेंट। और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बेसिकली ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर से 1/3 साइज जो है वो छोटे होते हैं, और इनकी पावर कैपेसिटी 300 मेगावाट की होती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन और कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन टाइम भी कम लगता है, कॉस्ट भी इसमें कम लगता है। तो ये बेस्ट चीज है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ठीक है, कंट्रीज यूएसए, इंडिया, रशिया, चाइना, कनाडा, ये बेसिकली प्रयास कर रही है कि वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को अपने एनर्जी पोर्टफोलियो के साथ इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, चैलेंजेस बस यही है। एक तो देखो इन्वेस्टमेंट का चैलेंज है कहीं ना कहीं, एनवायरमेंट का तो है ही, सेफ्टी एक्सीडेंट को लेकर, राइट। तो वो सब चीजें, तो उस पर हमने ध्यान दे दिया, तो ये इससे अच्छा सोर्स तो कोई और है ही नहीं। अब मरीन हीट वेव की यहाँ पर जो है वो चर्चा हो रही है गाइस। तो मरीन हीट वेव जो है वो कब होती है, ये फैक्ट ध्यान में रखेंगे आप। जब समुद्र का सरफेस टेम्परेचर जो है वो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अबव एवरेज जो है वो बढ़ जाता है, तो उसको हम बोलेंगे मरीन हीट वेव्स। मरीन हीट वेव्स जो होती हैं वो ऑब्वियस ही बात है यार, मरीन हीट वेव्स होगी, समुद्र का पानी अगर गर्म होगा, कोरल ब्लीचिंग होगी, सी ग्रास खत्म हो जाएंगी, केल्प फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो जाएंगे, राइट। और विंड और ओशियन जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं इस प्रकार से मरीन हीट वेव्स को जो है वो सप्रेस करने में या डेवलप करने में। एनवायरमेंट का अच्छा टॉपिक था। हाइब्रिड वॉरफेयर की यहाँ पर बात हो रही है। हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब, देखो एक तो यहाँ पर क्या होगा, दो प्रकार के वॉरफेयर हैं। एक कन्वेंशनल हुआ जिसमें काइनेटिक यानी कि टैक्टिक्स का उपयोग हो रहा है, और मॉडर्न स्ट्रेटेजी यानी कि साइबर वॉरफेयर। तो देखो हाइब्रिड का मतलब एक तो नॉर्मल वॉर, नॉर्मल वॉर के अंदर हम लोग की जितनी भी वेपन्स वगैरह हो गए, यानी कि हमारी फोर्सेस जो वेपन्स का उपयोग करती है, टैंक्स और ये सब, प्लस आज की रेट में मॉडर्न वॉरफेयर में आ जाता है साइबर अटैक, कि किसी कंट्री की इकोनॉमी को आप खत्म कर सकते हो साइबर अटैक करके, या उसके पॉलिटिकल डिसीजन को चेंज कर सकते हो, राइट। इट हैपेंस। यूएसए के इलेक्शन में यूएसए ने सीधे सीधे रशिया के ऊपर जो है वो किया था, आरोप लगाए थे कि रशिया जो है वो इन्वॉल्व था, चाइना इन्वॉल्व थी यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को वो करने में, हैक करने में या इन्फ्लुएंस करने में। नॉन काइनेटिक मेथड जो है फोकस करती है ड्रोन ऑपरेशंस के ऊपर, जिसमें जैमिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का उपयोग किया जाता है। इंडियन आर्मी जो है फोकस कर रही है कि इंटीग्रेट करेगी अपनी टेक्नोलॉजीज को, और एआई, बायोटेक्नोलॉजी, इसको जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर की स्ट्रेटेजी में जो है वो शामिल करेगी। हाइब्रिड यानी कि एक से ज्यादा हम लोग वो कर रहे हैं, मतलब कि टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं, एक से ज्यादा तरीकों का, टैक्टिक्स का इस्तेमाल हम लोग जो है वो कर रहे हैं वॉर के समय पर, उसको हाइब्रिड बोल देते हैं अपन। तो यही हाइब्रिड वॉरफेयर से रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा इसका आंसर जो है वो लिखने की 150 वर्ड्स में। तो चलिए गाइस, बस आज के लिए इतना ही था। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस, जय हिंद।